नमस्कार दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर आपसे कोई पूछे ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें पाई जाती हैं तो हमारा उत्तर होगा केवल 2। पहला जो है कि ऊर्जा, पहली वस्तु ऊर्जा है। दूसरा है द्रव्यमान। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिल करके पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आप सबको पता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने 1905 में अपना सिद्धांत दिया था और उन्होंने सिद्धांत में एक फार्मूला दिया था, E = mc²। इसका मतलब है E = mc²। E का अर्थ है एनर्जी अर्थात ऊर्जा और m का अर्थ है मास अर्थात द्रव्यमान। और C का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी चाल हमेशा समान होती है, अर्थात ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वर्ग। प्रकाश का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यही 2 चीज़ें बची, पहला ऊर्जा और दूसरा द्रव्यमान। और इसको आइंस्टीन ने श्रीमद् भगवत गीता से चुराया था, जो एक उसमें श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ था, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न तो आग जला सकती है, न ही जल गला सकता है, न ही वायु सुखा सकती है। अर्थात अगर हम ऊर्जा की जगह आत्मा को रखकर देखें तो चीज़ें लगभग सेम ही निकल कर आती हैं। आत्मा केवल शरीर बदलती है, न तो वो नष्ट होती है, न उसको कोई जला सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है। और इन दोनों ऊर्जा और द्रव्यमान के अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक मौलिक बल है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। और यह गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचे रखता है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, पहला ऊर्जा, दूसरा द्रव्यमान
द्रव्यमान, तीसरा गुरुत्वाकर्षण। ये तीनों चीजें अभी बाद में हम लोगों को काम देंगे समझने के लिए। ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर प्रारंभ विद्वानों में मतैक्यता नहीं थी। उन सभी लोगों में मतभेद था। कुछ लोग कह रहे थे ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। कुछ लोग कह रहे थे एक से अधिक तारे से हुई है। जो एक तारे वाले थे उन्होंने इसे अद्वैतवादी संकल्पना नाम दिया। और जो एक से अधिक वाले थे उन्होंने इस उत्पत्ति को द्वैतवादी संकल्पना कहा। इस अद्वैतवादी संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कास्ते बफन द्वारा किया गया। बाद में इनके समर्थन में इमैनुअल कांट प्लस लाप्लास प्लस रास और लाकियर, ये सब लोग अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थन में अपने मत प्रस्तुत किए। अब देख लेते हैं कांट की परिकल्पना। कांट ने क्या कहा था? कांट एक जर्मनी के भौगोलिक वेत्ता थे और इन्होंने 1755 में वायव राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यह वायव राशि की परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी। गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड थी। कांट ने सर्वप्रथम कुछ चीजें स्वयं से मान ली थी, जैसे प्राचीन में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे और ये आद्य पदार्थ प्रारंभ में ठोस और शीतल प्लस गतिहीन थे। ये कांट महोदय ने पहले से मान लिया था। पुनः कांट ने ये भी मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगे। ये एक दूसरे से जब आपसी आकर्षण के कारण ये दोनों टकराने लगे तो इनके तापमान में वृद्धि हुई प्लस भ्रमण गति भी बढ़ गई, क्योंकि जिसके पास तापमान होता है उसके
गति बढ़ी जाती है। जब एनर्जी होता है तो गति बढ़ जाती है। जैसे पानी के आप खौलाते हैं तो उसमें तापमान बढ़ जाता है तो खौलने लगता है। जब पानी खौलने लगता है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत तेज टकराते हैं और टकराने के बाद पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। और इसी प्रकार इन्होंने माना कि आद्य पदार्थ वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए। आद्य पदार्थ वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए, इसीलिए इनकी परिकल्पना को वायव्य राशि की परिकल्पना कहा जाता है। मतलब गैसीय भाप में तब्दील हो गए। अभी तक कांट ने क्या कहा? इन्होंने माना कि प्राचीन में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ ठोस थे और शीतल थे और इसमें गति नहीं थी। पुनः कांट ने मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके परिणामस्वरूप ताप बढ़ा तो इनकी गति बढ़ी। जैसे गर्म पानी को गरमाने पर इनके बीच का ताप जब बढ़ता है तो पानी की गति बढ़ जाती है और वो जिस प्रकार से वाष्पीकृत होकर उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार से ये आद्य पदार्थ वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए और देखते ही देखते वायव्य पदार्थ नीहारिका में परिवर्तित हो गए और नीहारिका ताप के कारण घूमने लगी। जब नीहारिका ताप के कारण घूमने लगी और तब इसके आकार में वृद्धि होने लगी और नीहारिका की गति इतनी तीव्र हो गई कि केंद्रापसारी बल के कारण नीहारिका के मध्य भाग में उभार होने लगा। और जब मध्य भाग में उभार होने लगा, इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकला और इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण 9 छल्ले नीहारिका से बाहर निकलने लगे। जब नीहारिका ताप के कारण घूमने लगी और इसके आकार में वृद्धि हो गई, तो इसकी गति इतनी तीव्र हो गई, केंद्रापसारी बल के कारण मध्य भाग में उभार हुआ। पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकल गया। जैसे आप ढेले में रस्सी बांध करके घुमाते हैं और जोर से घुमाने पर रस्सी टूटकर ढेला जैसे बाहर चला जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि नीहारिका से एक छल्ला बाहर निकल गया। और इन्होंने फिर बताया कि इसी की पुनरावृत्ति हुई और जो है कि 9 छल्ले जो है कि इससे बाहर निकले। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारी बल द्वारा हुआ। केंद्रापसारी बल मतलब जो बल बाहर की तरफ लगता है, मतलब जो छल्ले बाहर निकले, मतलब एक जगह गांठ के रूप में इकट्ठा हुए और इसी से जो है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इनके बाद आते हैं लाप्लास महोदय। लाप्लास ने नीहारिका परिकल्पना दी और कांट के कुछ दोषों को दूर करने का प्रयास किया। लाप्लास महोदय ने कांट के कुछ दोषों को बताया, जैसे टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो है शीतल था, तो इन्होंने बताया कि टकराव से पर्याप्त ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो सकती है। और कणों में टकराव की गति नहीं उत्पन्न हो सकती, उन्होंने शुरू में गतिहीन माना था। और गति के आकार में वृद्धि के कारण गति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इन सब को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ बातें पहले से ही मान ली कांट के दोषों को दूर करने के लिए। जैसे इन्होंने पहले बात कि ब्रह्मांड पहले से एक विशाल तप्त नीहारिका थी। इन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त नीहारिका थी। और दूसरा इन्होंने यह माना कि प्रारंभ में गतिशील थे। तीसरा इन्होंने यह माना कि नीहारिका निरंतर शीतल होकर सिकुड़ी, उसके आकार में सिकुड़न आया। जैसे केक बनाते हैं
तो जब जो है वो ठंडा होता है तो सिकुड़ करके उसके आकार में कमी आ जाती है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जब नीहारिका निरंतर ठंडा हो रही थी तो इसके आकार में सिकुड़न हुआ। व्यास महोदय ने ये 3 चीज़ों को पहले मान लिया कि विशाल तप्त नीहारिका थी, प्रारंभ में गतिशील थी और नीहारिका शीतल होकर इसके आकार में सिकुड़न हुआ। अब इन्होंने बताया कि नीहारिका की गति, लाप्लास महोदय ने बताया कि जब नीहारिका में गति हुई और बाहरी भाग धीरे धीरे ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो जो है कि उसका बाहरी भाग संकुचित होगा तो उसके आकार और आयतन में कमी आएगी। जब आकार आयतन में कमी आएगी तो गति बढ़ेगी, क्योंकि जब किसी चीज़ में कमी आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब अत्यधिक गति होगी तो केंद्रापसारी बल के कारण जो बाहर की तरफ लगता है, क्योंकि अंदर का भाग तरल है और बाहर का भाग ठोस है, तो गति असमान हो जाएगी। जैसे जब आप बाल्टी में पानी भर के ऊपर उसके खाली लोटे को जोर से घुमाएंगे तो लोटा बहुत तेज नाचता है, लेकिन पानी उसकी तुलना में बहुत धीमे नाचता है, क्योंकि वो ठोस है। इसीलिए असमान गति के कारण बाहरी भाग अलग हो जाएगा। जब बाहरी भाग अलग हो गया तो इसी से 9 छल्ले बने, बाहरी भाग से 9 छल्ले बने, और नीहारिका का अवशिष्ट भाग से सूर्य बना है। इनकी आलोचना होती है कि 9वें ग्रह क्यों बने। सूर्य अगर नीहारिका का भाग है तो तरल होने के कारण इसके मध्य में उभार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले बताया कि वो तरल था। कांट महोदय ने बताया था कि वो घूमा इसलिए मध्य में उभार हुआ। लाप्लास से हम मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में गतिशील तथा तप्त नीहारिका थी, पर यह नहीं बता पाते कि गति और इसकी ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न हुई है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लाप्लास की नीहारिका की परिकल्पना में नहीं दिया गया है। अब हम देखते हैं द्वैतवादी संकल्पना। अर्थात जिन्होंने माना था कि पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। द्वैतवादी संकल्पना, इसके समर्थक हैं चैम्बरलेन और एन रसेल और जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना, इन्होंने ज्वारी परिकल्पना दी। इनका सार ये है कि जो है एक जो है सूर्य था, सूर्य जो है कि अपने अक्ष पर घूम रहा था, वह स्थिर था, और एक बहुत विशालकाय तारा जो है कि उसके बगल से गुजरा, और ज्वारी प्रभाव के कारण इसमें कुछ लहरें ऊपर उठी और आगे बढ़ी, और ये तारा बहुत विशालकाय था। यूं समझ लीजिए कि विशालकाय तारा देख करके सूर्य के कुछ भाग उसके पीछे अपना घर छोड़ करके चल दिए, और लेकिन उस विशालकाय तारे ने इन लोगों को भाव नहीं दिया। अब ये न तो घर में जाने लायक रह गए, न तो विशालकाय तारे के साथ जा पाए। तो जेम्स और जीन्स की ज्वारी परिकल्पना में इन्होंने कुछ चीज को माना। जैसे पहला, इन्होंने माना कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे से हुआ है, और इन्होंने प्रारंभ में सूर्य को एक गैस का बहुत बड़ा गोला माना, और इन्होंने माना कि सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में दूसरा विशालकाय तारा भी था, और चौथा इन्होंने माना कि सूर्य स्थिर था और अपनी जगह ही घूम रहा था।
और पांचवा इन्होंने माना कि जो साथी तारा था वो सूर्य से आकार में बहुत बड़ा था। और छठवां इन्होंने माना कि पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारी शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाएं भाग पर पड़ा है। जैसे चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आता है तो ज्वारी प्रभाव पड़ता है समुद्र पर और पानी बाहर की तरफ आता है। उसी प्रकार इन्होंने माना कि जिस प्रकार से चंद्रमा के पास आने से समुद्र का पानी बाहर की तरफ आता है, उसी प्रकार से विशालकाय तारे के सूर्य के करीब आने से इसका कुछ भाग जो है कि सूर्य से बाहर निकला, और जो बाहर भाग निकला इसी को इन्होंने फिलामेंट नाम दिया। और जो सूर्य से बाहर भाग निकला वो सिगार के आकार में निकला है, यूं समझ लीजिए। और ये कई हजारों किलोमीटर लंबा था और इसको इन्होंने फिलामेंट कहा। और चूंकि तारा जो है कि सूर्य के मार्ग पर नहीं था, इसीलिए जब तक वो पास था तो ये लोग बाहर आए। उस तारे की गति इतनी तेज थी कि वो जो है कि दूर चला गया है, तो ये बेचारे उसी के लालच में आए थे। अभी ना तो घर के रह गए ना तो घाट के रह गए, और जो है कि ये जो है कि सूर्य की पथ पर जो है कि चक्कर लगाने लगे। और समय बाद वो तारा विशालकाय तारा सूर्य से इतना दूर चला गया, इसीलिए सूर्य से और कोई भाग अलग नहीं हुआ। फिलामेंट का मध्य भाग मोटा और किनारों पर पतला है। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि फिलामेंट का आकार कुछ यूं है। मध्य भाग में मोटा है और किनारों पर पतला है। जब कोई चीज जैसे आप चिंगम खींचते हैं तो बीच में मोटा रहता है और साइड साइड पतला रहता है, सेम उसी आकार के। इसी आकार में ग्रह भी हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक मंगल ही जो है कि यहाँ पर अपवाद है, नहीं तो घटते और बढ़ते क्रम में भी ऐसे हैं। यहाँ से ऐसे घटते हुए क्रम में, इधर घटते हुए क्रम में यही पृथ्वी बड़ी पड़ जाती है मंगल से, और मंगल जो है कि बीच में एक अपवाद बन जाता है, नहीं तो ये जो है कि एकदम पुष्टि करता था उसका। ये फिलामेंट जो है कि सूर्य का चक्कर लगा रहा था, तो ये धीरे धीरे ये जो है कि ठंडा होने लगा तो ये फिलामेंट संकुचित हो गया। संकुचित होने के बाद ये आकार में जब फिलामेंट शिथिल होने लगा तो इसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। जब संकुचन प्रारंभ हो गया जिसके कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया, और ये 9 टुकड़ों में टूटा, इसीलिए 9 ग्रह बने। और फिलामेंट 9 ग्रह बने। और सूर्य के आकर्षण जब ये शुरू में जब 9 ग्रह बने, शुरू में गर्म थे। ये 9 ग्रह शुरू में गर्म थे और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण इन ग्रहों पर ज्वारी प्रभाव पड़ा और कुछ भाग अलग हो गए, और इससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम कल देखेंगे बिग बैंग थ्योरी, जो आज के समय में सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।